नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिकंदर के अभियान और समकालीन भारत की स्थिति। जैसा कि हमें पता है, सिकंदर जो था वो एक विश्व विजेता बनने की इच्छा रखता था। और यदि हम उसका साम्राज्य देखें इस वर्ल्ड मैप में, तो जितना भी ये कलर्ड पोर्शन आपको दिख रहा है, सिकंदर का एम्पायर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का एम्पायर था ये। और उस समय जितना भी भौगोलिक क्षेत्र का ज्ञान था लोगों को, जितना भूभाग के बारे में लोगों को पता था, उसका आधा भाग जो है वो सिकंदर के साम्राज्य में सम्मिलित हो चुका था। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने अभियानों में सफल रहा है और उसने ईरान के ऊपर आक्रमण किए हैं, बेबीलोन, ग्रीस। उसके बाद वो इंडिया की तरफ बढ़ता है। और इंडिया का, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब पहला आक्रमण भारत के ऊपर होता है ईरानियों द्वारा, तो ईरान के जो आखिरी का जो शासक है दारा तृतीय, उसको ये आरबेला के युद्ध में हराता है। और वहाँ से इसको इच्छा जागती है कि ये जो ईरान ने जो कब्जा कर रखा था जिन क्षेत्रों में, भारत की जिस भूमि पे, उस पर तो ये कब्जा करे ही करे, और साथ ही साथ ये भारत में जितना ये भूमि जीत सकता है उसके लिए आगे बढ़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सिकंदर का पहले परिचय देख लेते हैं कि सिकंदर कौन था और उस समय समकालीन भारत की स्थिति क्या थी। तो सिकंदर जो था ये मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप तृतीय का बेटा था। और इसकी जो माता थी उनका नाम था ओलंपियस इसकी माता का नाम था, और पिता का नाम फिलिप था, फिलिप तृतीय उसका ये बेटा था। और अपने पिता की मृत्यु पर ये 20 वर्ष की आयु में ही, एक अल्प आयु में ये राजा बन जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये क्षत्रप फिलिप तृतीय है, फिल्म लिख दिया गया है गलती से, फिलिप तृतीय। और इसकी मृत्यु पे ये 20 वर्ष की आयु में राजा बन जाता है। और बचपन से ही इसको विश्व सम्राट बनने की इच्छा थी, जिसकी प्रेरणा इसको अपने पिता से ही प्राप्त हुई थी। और ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था, एरिस्टोटल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, फिलोसफर, बहुत बड़े फिलोसफर हुआ है ग्रीस में एरिस्टोटल, ये उसका ही शिष्य था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैसिडोनिया और यूनान में इसने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया था। और उसके बाद ये एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीत चुका था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके विजय अभियान सफल हुए थे। जैसे मैंने बताया आपको, आधी धरती को ये जीत चुका था। और 331 ईसा पूर्व में इसने एक बहुत ही अहम युद्ध लड़ा, जो कि था सम्राट दारा तृतीय के विरुद्ध। सम्राट दारा तृतीय जो था ये ईरान का शासक था। और उस समय ईरान काफ़ी शक्तिशाली एक साम्राज्य स्थापित कर चुका था। और इसको इसने आरबेला के युद्ध में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा युद्ध है, आरबेला का युद्ध है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरबेला के युद्ध में इसको दारा तृतीय को इसने हराया। और वहाँ के बाद इसने ईरान के महान शासक की एक उपाधि धारण की। तो अलेक्जेंडर ने पहली उपाधि धारण की है ईरान के महान शासक के रूप में। और वहाँ से ये पश्चिम उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है। और उस समय पश्चिम उत्तर भारत की अगर हम स्थिति देखें, इस मानचित्र पे अगर हम नज़र डालें, तो यहाँ पे छोटे छोटे राज्य, गणराज्य बने हुए हैं काफ़ी। ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, जैसे अलेक्जेंड्रिया एक, ये तो खैर इसने शहर बनाया था, लेकिन इससे पहले काफ़ी छोटे छोटे राज्य और गणराज्य हैं। यहाँ पे 5 नदियाँ दिख रही होंगी। ये व्यास नदी जा रही है, इसके ऊपर ये चेनाब नदी है, चेनाब नदी, और यहाँ पे सतलज नदी है। इन नदियों के बीच में, और ये जो सिंधु नदी है जिस पे आके सारी मिलती हैं, इन 5 नदियों के बीच में बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध राज्य था पोरस का, ये पुरु राज्य है। और यहाँ पे तक्षशिला जो है, तक्षशिला जहाँ से चाणक्य भी संबंध रखता है, तक्षशिला, उसका राजा है अंभी। तो हमने खैर इतिहास में जो हम बात करते हैं पोरस और सिकंदर की बात करते हैं हमेशा, हम बाकी राज्यों की इतनी बात नहीं करते, या छोटी मोटी किसी ने बात की हो तो अंभी के बारे में किसी ने पढ़ा होगा। इसके अलावा लेकिन आज हम जो बात करेंगे, बहुत सारे और भी गणराज्यों की बात करेंगे, जैसे मालव गणराज्य है, शूद्रक है, इसके अलावा कठ गणराज्य है, ये बीच में एक छोटा सा गणराज्य है यहाँ पे, बहुत सारे और बहुत सारे राजतंत्र हैं। इनकी व्याख्या की है हेमचंद्र चौधरी सर ने, प्रोफेसर हेमचंद्र चौधरी सर ने इसके ऊपर शोध किया है अलेक्जेंडर के अभियानों के ऊपर। और इन्होंने बोला है कि उस समय भारत में पश्चिम उत्तर प्रांत में छोटी मोटी कुछ 28 स्वतंत्र शक्तियां थीं। तो इस समय जो भारत की स्थिति थी पश्चिम उत्तर प्रांतों की, वो लगभग वैसी ही थी जैसे ईरानी आक्रमण के समय में थी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपना पढ़ाया था कि किस तरह से ईरानियों ने आक्रमण किया और किस तरह से उन्होंने भारत पे विजय प्राप्त की। तो उस समय जो शक्तियाँ थी छोटी मोटी चिन्ह भिन्न थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अराजकता फैली थी और अव्यवस्था थी, जिसका लाभ ईरानियों ने उठाया था। तो कुछ उसी तरह की परिस्थिति इस समय भी उत्पन्न हो जाती है जिस समय अलेक्जेंडर भारत के ऊपर आक्रमण करने आ रहा होता है। तो पश्चिमोत्तर प्रांत में अनेक छोटे बड़े राजतंत्र और गणतंत्र थे, जिनकी संख्या राय चौधरी सर ने बताई है 28। इन राज्यों में आपस में भी शत्रुता थी, इसका उल्लेख भी किया गया है। इसका उल्लेख जो है वो यूनानी लेखकों ने किया है। भारतीय लेखकों ने
हालांकि अलेक्जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। जो हिंदू और बौद्ध धर्म से, जो ब्राह्मण धर्म से जितने भी लेखक थे, उन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं मिलता हमको लिखा हुआ, और ना ही हमको जैन साहित्यों में मिलता है ऐसा कुछ इसका लिखा हुआ। जितना भी हमको अलेक्जेंडर के बारे में पता चलता है, उसके अभियानों के बारे में जो भी हमको पता चलता है, वो यूनानी लेखकों द्वारा लिखा गया है। और यूनानी लेखकों ने उस समय तत्कालीन भारत की स्थिति के बारे में भी लिखा। जैसे कर्टियस लिखता है कि तक्षशिला का जो राजा है अम्भी और कैकेय का जो राजा है पोरस, इन दोनों में आपस में शत्रुता थी। इसी तरह से एरियन, एक और यूनानी लेखक है जो बाद में अलेक्जेंडर के बाद आता है, ये भी लिखता है कि पोरस ने मालव और शूद्रक गणराज्यों पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से आपसी दुश्मनी थी और संघर्ष, आपस में जो निरंतर संघर्ष चलते रहते थे, उसने सिकंदर का काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया कि वो किस तरह से भारत पे आके आराम से आक्रमण करके इन छोटे छोटे गणराज्यों को और राजतंत्रों को जीत सकता है। अब हम देखते हैं भारत में सिकंदर के प्रारंभिक अभियान क्या रहे। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, उसने ईरानी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था, और ईरानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद उसने पूर्वी भाग में बल्ख से ही सिकंदर, अब ये जो बल्ख है वो ये एरिया है, बैक्ट्रिया के पास ये बल्ख है, काबुल से थोड़ा सा ऊपर है, और अलेक्जेंडर यहाँ से घुसता है। काबुल के पास एक दर्रा है, खैबर दर्रा, यहाँ पे ये खैबर दर्रे से आता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि मैंने इसमें नोट में लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। खैबर दर्रे से वो भारत के अंदर घुसता है और हिंदू कुश पर्वत पार करता हुआ वो भारत के सबसे जो निकटवर्ती जो स्थान है जिसका नाम है निकैया, वहाँ पहुँच जाता है ये। और इसी स्थान पर अम्भी जो है, इसका एक दूत मंडल आता है। अम्भी तक्षशिला का जो शासक है, इसका एक दूत मंडल आता है और अलेक्जेंडर से मिलता है, और अलेक्जेंडर को बहुत सारी वस्तुएं और काफ़ी हाथी जो है वो भेंट में देता है। तो भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रेटर इन इंडियन हिस्ट्री, या जिसको हम बोल सकते हैं कि भारतीय इतिहास में पहला विश्वासघाती शासक कौन हुआ, तो हो सकता है इससे पहले भी बहुत हुए हों, लेकिन हमको लिखित प्रमाण जो मिलता है, लिखित घटना, प्रथम लिखित घटना वो अम्भी के बारे में मिलती है, और इसको ही भारतीय इतिहास का प्रथम विश्वासघाती बोला गया है, क्योंकि इसने अपने राज्य से, यानी अपने क्षेत्रों से के जो जितने राजा थे उनसे संघर्ष करके एक विदेशी शक्ति का साथ दिया है। तो यहाँ से उसने अपनी सेना को, अलेक्जेंडर ने यहाँ से अपनी सेना को दो भागों में बांट देता है, और पहले भाग को वो खैबर दर्रे होते हुए सिंधु नदी पहुँचने का आदेश देता है, और दूसरे का वो खुद नेतृत्व करता है और स्वात घाटी के क्षेत्रों में युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहाँ से उसकी जो सेना है वो दो भागों में बढ़ जाती है, एक ऐसे चली जाती है इस तरफ, और दूसरी इस तरफ चली जाती है पूर्व दिशा में। तो यानी कि एक दक्षिण दिशा में जाती है सिंधु नदी की तरफ, और दूसरी पूर्व दिशा में जाती है, और ये पूर्व दिशा में यहाँ से लड़ता हुआ यहाँ से आके इन दोनों सेनाओं का यहाँ पे मिलन होता है। तो यहाँ से जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं, तो जो पहला दल है उसको भी रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहने को मिलती हैं, और जो सिकंदर खुद भी जब अभियान पे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उसका जो विजय अभियान है वो इतना सरल नहीं होता भारत में, क्योंकि भारत जो है हमेशा से वीरों की भूमि रही है। तो यहाँ पे उसको बहुत सारी जाति जनजातियों से जूझना पड़ता है, बहुत वीर एक से एक शासक मिलते हैं। तो जो पहला दल है, जो उसने अपनी सेना का पहला दल जो भेजा था, उसको रास्ते में पुष्कलावती के शासक अस्तक से कड़ी चुनौती मिली, जिसने 30 दिन तक उसके साथ लगातार युद्ध किया है। और ये पुष्कलावती क्या है? ये पुष्कलावती जो है गंधार का शहर है। पुष्कलावती गंधार का शहर है। पुष्कलावती पुराना नाम है, आधुनिक नाम इसका क्या है ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और पुष्कलावती के बारे में थोड़ा सा इतिहास अगर मैं पीछे जाऊं, तो इसको बोला जाता है कि जो प्रभु श्री राम हैं उनके पुत्र ने इस शहर की स्थापना की थी, पुष्कलावती। और ये जो राजा अष्टक है, ये अष्टक इस पहले दल को बहुत ज़्यादा चुनौती देता है, वीरता से लड़ता है 30 दिन तक। हालांकि लड़ने के बाद इसकी लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है, और ये पुष्कलावती पे कब्जा हो जाता है सिकंदर के पहले दल का। इसके बाद जो सिकंदर है, जो दूसरे दल को लेके जा रहा होता है, ये कपिशा पहुँचता है, और तक्षशिला के बीच बसे अनेक लड़ाकू जनजातियों से इसका युद्ध होता है। इसको काफ़ी चुनौती यहाँ पे मिलती है तक्षशिला और कपिशा नगर के बीच में। तो सबसे पहले इसके जो युद्धों का क्रम है वो क्या है? कुनार घाटी पहुँचता है। कुनार घाटी की एक जनजाति है अस्पेशियन जनजाति के साथ इसको काफ़ी कड़ा इसका युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं। हालांकि बाद में ये अस्पेशियन जनजाति से हार जाती है, और इनका वो बहुत बुरी तरह से इनको मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो पहुँचता है नीसा। अब ये जो नीसा है, ये जनजाति माना गया है इसने इतिहास में धोखा दिया भारत के बाकी जनजातियों को, क्योंकि जैसे ही नीसा पहुंचता है सिकंदर, तो नीसा जनजाति इसके आगे समर्पण कर देती है, इसकी अधीनता स्वीकार कर लेती है। और अधीनता स्वीकार करना तो एक बात है, मतलब ये इस हद तक चले जाते हैं कि ये अपने आप को यूनानियों का वंशज बताने लगते हैं। तो ये नीसा जाति को भी अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद ये पहुँचता है अश्वक। अब ये अश्वक पहुँचता है। अश्वक में
ये जो युद्ध होता है, वहाँ का जो राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध करते हुए। और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब घटना होती है कि इस राजा की मृत्यु के बाद वहाँ पे जो जितनी स्त्रियाँ हैं वो सारी की सारी लड़ाई में कूद पड़ती हैं उनकी महारानी के नेतृत्व में। ये जो अश्वक राज्य है, इसकी राजधानी है मस्सक, और इसकी जो महारानी हैं उनका नाम है क्लियोफिस। क्लियोफिस नाम है इनकी महारानी का, और इसको हिंदी में कृपी बोला गया है, कृपी इनका नाम आता है। तो एक क्लियोफिस महारानी अपने साथ सभी स्त्रियों को लेके युद्ध में आगे बढ़ती हैं और सिकंदर जो है बड़ी बेरहमी से इन सबको मौत के घाट उतार देता है। और यहाँ तक कि इस घटना को इतना निंदनीय माना है कि जो यूनानी लेखक हैं आगे चल के प्लूटार्क और डियोडोरस, ये भी इस सिकंदर के निर्दयतापूर्ण कार्य की काफ़ी निंदा करते हैं और इस कृत्य को सिकंदर के ऊपर एक कलंक मानते हैं। तो अब ये जो सिकंदर है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं अगर मैं, तो कहा जाता है कि जब इसने ईरान के ऊपर युद्ध किया था और इसने उस समय एक कसम खाई थी कि मैं युद्धों के नियमों का पालन करूंगा हमेशा, लेकिन जब वो भारत पहुंचता है और भारत के वीरों के आगे उसको युद्ध करना पड़ता है तो उसको अपने सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं और अपनी कसम जो थी वो तोड़ देता है, नियमों को तोड़ देता है। रात में भी युद्ध करता है, हालांकि उसने कसम खाई थी कि वो कभी रात में युद्ध नहीं करेगा क्योंकि ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन जब हम देखेंगे आगे चल के जब वो पोरस के साथ युद्ध होगा उसका, तो वो रात में भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा। और इन पश्चिमी प्रदेशों को जीत कर वे निकोनोर को वहाँ का क्षत्रप नियुक्त कर देता है। क्षत्रप क्या है? क्षत्रप एक गवर्नर है, एक तरह का वाइसरॉय है, और ये उनकी एक प्रशासन प्रणाली थी कि जिस क्षेत्र को वो जीतते थे बड़े से भूभाग को, उसको प्रांतों में बांट कर वहाँ पे गवर्नर नियुक्त कर दिया करते थे। और यही उनकी जो प्रणाली है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी तरह से ग्रहण करी है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से यूनानियों का प्रभाव पड़ता है आगे चल के भारत पे, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे अपने इसी सत्र में, जो हमारे इसके अगले सत्र मतलब इसी सत्र के भाग में हम अंतिम में इसकी चर्चा करेंगे। और वो आपके लिए यूपीएससी मेंस या किसी स्टेट पीसीएस के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ से सिकंदर जो है पुष्कलावती आता है और यहीं पे जो दूसरा सैन्य दल है उससे मिलता है। पुष्कलावती ऑलरेडी पहले से ही फिलिप के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी वहाँ पे थी, तो उसको कब्जा कर रखा था। तो वहाँ पे क्या करता है, फिलिप को वहीं पे छोड़ देता है सैन्य टुकड़ी के साथ, और ये सिंधु नदी पार करने चला जाता है। अब ये सिंधु नदी कहाँ पे है, तो ये है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी चली आ रही है और इसको ये पार करता है। अब ये सिंधु नदी पार करेगा तो एक एक करके उसको झेलम और चिनाब और रावी, ब्यास, ये सब नदियाँ मिलेंगी। अब सबसे पहला जो उसका युद्ध होता है वो होता है सिंधु नदी पार करने के बाद झेलम के पास। झेलम जिसका दूसरा नाम हाइडेप्स है। हाइडेप्स एक्चुअली इसका दूसरा नाम नहीं, यूनानी नाम है। यूनानियों ने यहाँ की जितनी पांचों नदियाँ हैं सबको एक अलग अलग नाम दिए हैं। तो झेलम को उन्होंने हाइडेप्स बोला है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है झेलम का, जैसे जो वैदिक नाम है वो पूछ सकते हैं आपसे, या हो सकता है यूनानी नाम भी पूछ लें। जैसे चिनाब का अस्किनी है वैदिक नाम और यूनानी नाम अकेसनी है, तो काफ़ी मिलते जुलते नाम हैं। तो सिंधु नदी पार करने से पूर्व उसने एक और कार्य किया है। एओनोर्स करके एक दुर्ग है, उस पर ये कब्जा करता है और वहाँ पे शिशुगुप्त को वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। अब ये शिशुगुप्त जो है ये पहले ईरानियों के साथ था, पहले इसने ईरानियों का साथ दिया था, लेकिन ये बाद में सिकंदर का साथ देता है। तो सिंधु नदी को वो पार करने के लिए नावों का पुल बनाता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नावों का पुल बना के वो सिंधु नदी को पार करता है और 326 ईसा पूर्व के बसंत में वो तक्षशिला पहुंचता है, जहां अंभी ने उसका स्वागत किया। अब ये 326 ईसा पूर्व जो डेट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इतिहास में। हालांकि मैं इतिहास में पढ़ाते समय कभी भी डेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। जो तारीख है, जो काल खंड है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्रोनोलॉजी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो 326 ईसा पूर्व है ये एक विशेष महत्व रखती है इतिहास में, और इसकी मैं चर्चा करूँगा, इसका महत्व क्या है आगे चल के। लेकिन जब वो पहुँचता है तक्षशिला और देखता है कि बहुत शक्तिशाली राज्य है तक्षशिला, जहाँ पे हमने देखा कि चाणक्य भी वहीं का रहने वाला था, ब्राह्मण। और उस समय जब ये तक्षशिला पहुँचता है एक और घटना होती है। चाणक्य जो है उसको ऐसा लगता है कि विदेशी शक्ति आक्रमण कर रही है और इसका प्रतिरोध करना चाहिए, हमको इसका प्रतिकार करना चाहिए। और चाणक्य को ऐसा लगता है कि इसका प्रतिकार केवल एक ही शर्त पे हो सकता है कि उस प्रतिकार का जो नेतृत्व है वो मगध के अधीन हो। मगध काफ़ी शक्तिशाली उस समय साम्राज्य था। भारत की अगर हम बात करें समकालीन स्थिति में, तो मगध का नरेश उस समय धनानंद था, नंद वंश का, जिसकी सीमाएं व्यास नदी तक पहुंची हुई थी। तो उसको ऐसा लगता है क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रदेश तो काफ़ी छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ है और मगध जो साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और काफ़ी विस्तृत भी है, समृद्ध भी है। तो मगध जाता है, मगध के नरेश धनानंद के आगे एक अपना मानचित्र बनाता है कि भारत का, अखंड भारत का एक सपना दिखाता है और बोलता है कि अखंड भारत का अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे करें और छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ रखें और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करें तो हम सिकंदर को हरा सकते हैं। लेकिन धनानंद जो है वो अपनी ही शक्ति के नशे में चूर होता है, उसको बेइज्जती करके वहाँ से उसको निकाल देता है। तो वहाँ पे
जो चाणक्य है वो इस तरह की प्रतिज्ञा करता है कि एक दिन वो इसका तख्ता पलट करेगा। तो ये छोटी सी एक घटना है तक्षशिला से जुड़ी हुई। और अंभी क्योंकि इसका स्वागत कर देता है सिकंदर का, तो सिकंदर काफ़ी घमंड में आ जाता है। उसको लगता है कि अब मैं सबको अपने आराम से पैरों तले रौंद दूंगा। अब ये घमंड में आकर क्या करता है, जैसे ही इसके आगे एक नदी है झेलम, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये है झेलम नदी, यहाँ से बह रही है झेलम नदी। और अभी ये यहाँ पे है सिकंदर सिंधु नदी पे। तो ये झेलम नदी के पार जो राज्य है पोरस का, ये वहाँ पे एक संदेश भेजता है कि पोरस जो है वो आके मेरे आगे आत्मसमर्पण कर दे। अब क्योंकि इसका सामना पोरस से हुआ है और पोरस एक स्वाभिमानी शासक है, तो वो उसको दोबारा एक मैसेज भेजता है, उसका रिप्लाई भेजता है कि यूनानी विजेता से कह दो कि उनके दर्शन अब मैं रण क्षेत्र में ही करूंगा। यानी कि एक तरह से खुली चुनौती देता है सिकंदर को कि आए लड़े, अगर वो हरा सकता है तो ठीक है, वरना वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है। अब ये दोनों सेनाएं जो हैं ये आमने सामने आ जाती हैं और झेलम नदी के आमने सामने होती हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया बसंत के समय में इसने आक्रमण किया है, बरसात हो रही है, तो झेलम नदी जो है काफ़ी अपने उफान पे आ जाती है और वहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। और अब क्योंकि बाढ़ आ जाती है तो ये झेलम नदी पार नहीं कर पाता सिकंदर, लेकिन ये रात के अंधेरे में किसी तरह सिकंदर जो है ये झेलम नदी से अपने सैनिकों को उतार देता है दूसरी तरफ। और ये है आपकी झेलम नदी, झेलम नदी है ये, यहाँ से ये इस पार उतार देता है सेना को। झेलम नदी के पार उतर के आ जाती है सेना। और पोरस की जो सैन्य शक्ति है इसका काफ़ी विवरण दिया है एरियन ने, बोलिए उसको काफ़ी शक्तिशाली बताया है इसकी सेना को। और यहाँ से एक और हमको एक वाक्य सुनने को मिलता है। यूनानी लेखक कर्टियस बोलता है कि सिकंदर जब यहाँ पे पहुँचता है और पोरस की सेना को देखता है तो सिकंदर के मुँह से निकल पड़ता है कि अंततः मेरे सम्मुख वह भय उपस्थित हो ही गया जो मेरे साहस के समकक्ष है। यानी कि उनकी वीरता को देख के और उनके सैन्य दल को देख के, उनकी शक्ति को देख के एक तरह से थोड़ा सा सिकंदर भी भयभीत हो जाता है। तो सबसे पहले जो पोरस है वो अपने पुत्र के नेतृत्व में 2000 सैनिक की टुकड़ी भेजता है, लेकिन उसका जो पुत्र है वो मारा जाता है और फिर पोरस को अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध में उतरना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया आपको बरसात का समय है और जो पोरस की शक्ति है वो है उसके बड़े बड़े विशाल एकदम धनुष। जो बड़े बड़े धनुष हैं उनको चलाने के लिए उनको ज़मीन पे टिकाना पड़ता था। अब क्योंकि वहाँ पे बारिश हो चुकी है तो मिट्टी पूरी वहाँ पे ऐसी पोली हो गई है कि उसके ऊपर जो धनुष है उनका टिक पाना असंभव हो गया, और जिसकी वजह से वो धनुष से अपने तीर को नहीं छोड़ पाए। और पोरस की जो सेना थी उसमें हाथी थे, जबकि सिकंदर के पास तीव्रगामी घोड़े थे। अब क्योंकि वो पश्चिम से आए हैं और पश्चिम का जो प्रदेश है, पश्चिमोत्तर जो देश है, काबुल से जो पश्चिम में जाता है, वहाँ अपने घोड़ों के लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले बताया जब हमने पढ़ा था अपना महाजनपद काल की, कंबोज जो है अपने घोड़ों के लिए जाना जाता था। तो कंबोज से आते हुए उसके पास तीव्रगामी घोड़े थे जो कि इसकी सेना के ऊपर काफ़ी भारी पड़ते हैं, पोरस की सेना के ऊपर। हालांकि ये जो पोरस की सेना में जो हाथी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैनिकों को रौंदते हैं बुरी तरह से। और इसका जो विवरण है वो सेल्यूकस ने भी दिया है एक तरह से। और सेल्यूकस क्योंकि सिकंदर की सेना में ही था और आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब सेल्यूकस की संधि होती है तब भी हमने देखा है, हम इसको पढ़ेंगे भी आगे जब हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से संधि होती है। जो संधि की शर्तें हैं उसमें सेल्यूकस अपने राज्य के 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सिर्फ इसी शर्त पे दे देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी देता है। तो उसने हाथियों का आतंक देखा था एक तरह से सेल्यूकस ने, और देखा था कि इस तरह से जो हाथी हैं वो जब शक्तिशाली हाथी जब आगे बढ़ते हैं सेना को रौंद दिया करते हैं। तो ये हाथी लेकिन अपनी शक्ति के लिए ज़रूर माने जाते हैं लेकिन उनमें गति नहीं होती। तो गति जो है वो घोड़ों से होती थी और वो घोड़ों से जो गति उसको मिलती सिकंदर को, उसकी वजह से उसने जो पोरस है उसको बहुत आसानी से उसकी सेना को तितिर बितिर कर दिया। उसकी सेना बिखर जाती है पोरस की। और सिकंदर इस समय इस मौके का लाभ उठा के अंभी को भेजता है पोरस के पास आत्मसमर्पण का पैगाम लेके। लेकिन जो पोरस है वो अंभी को देखकर अंभी पर आक्रमण कर देता है। उसको याद आ जाता है कि किस तरह से इसने हमारी धरती के साथ विश्वासघात किया है, तो वो अंभी के ऊपर आक्रमण कर देता है। और इसका एक उल्लेख हमको एक ऐसी मुद्रा मिलती है जिसमें एक तरफ ऐसा अंकन मिला है कि हाथी पे बैठा हुआ है पोरस जो कि बर्छी फेंक रहा है, और घोड़े पे अंभी बैठा है वो जो कि उसकी तरफ से भाग रहा है, उस बर्छी से बच रहा है, और दूसरी तरफ उसमें अलेक्जेंडर की चित्र हैं। तो इस तरह से एक मुद्रा भी मिली है और ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इस पूरी बैटल का भी एक, और इस आत्मसमर्पण वाले इवेंट का। इसके बाद जो सिकंदर है ये अपना दूसरा दूत मंडल भेजता है पोरस के पास। और ये जो पोरस के पास दूसरा जो दूत मंडल जाता है उसमें पोरस का एक मित्र है जिसका नाम है मेरुस। ये मेरुस इस पोरस को आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर लेता है, मना लेता है, और घायल अवस्था में पोरस को सिकंदर के सामने लाया जाता है। सिकंदर उससे पूछता है पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इसको स्टोरी टाइप में सुनाया भी जाता है पोरस सिकंदर की लड़ाई। तो बहुत ज़्यादा इसमें बताऊंगा नहीं डिटेल में, केवल सिकंदर ये पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, जिसका पोरस जो है काफ़ी निर्भीक शब्दों में जवाब देता है कि जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है और जैसा एक योद्धा को दूसरे योद्धा से करना चाहिए। तो ये इसका साहस भरा जवाब सुनकर सिकंदर इतना प्रसन्न हो जाता है कि इसका पूरा का पूरा राज्य पोरस का इसको लौटा देता है।
और सिकंदर जो है यहाँ से मरने वाले जितने सैनिक थे उनकी अंत्येष्टि करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है, और ये अंतिम संस्कार यूनानी देवताओं की पूजा के साथ करता है। और यहाँ पे ये 2 नगरों की स्थापना करता है, एक है निकैया जिसको विजयनगर बोला गया है, और एक है बेकूफेला। अब ये बेकूफेला जो है ये वो नगर है जो इसने अपने हॉर्स के नाम पे रखा है, अपने घोड़े के नाम पे रखा है। इसके घोड़े का नाम बेकूफेला था। तो ये भी कई बार यूजीसी हो सकता है आपसे पूछ ले ये प्रश्न, बेकूफेला उसी के नाम पे ये अपने इस नगर का नाम रखता है, क्योंकि बेकूफेला की इस युद्ध से पहले थोड़ी सी मृत्यु हो जाती है। तो जिस जगह पे उसकी मृत्यु होती है वहाँ पे इस नगर की ये स्थापना करता है अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर की खासियत है, जितने भी ये अभियान करता रहेगा रास्ते में वो नगरों की स्थापना करता हुआ चलता है आगे। अब झेलम का जो युद्ध होता है, इसके बाद जो सिकंदर की सेना है वो वैसे ही उसके हौसले बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। उसके बाद लेकिन वो फिर भी झेलम नदी को पार करता है, क्योंकि विश्व विजय की उसकी एक कामना है। तो झेलम नदी पार करने के बाद आता है बहुत सारे छोटे छोटे और गणराज्य आते हैं, जहाँ पे उसको काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ता है। जैसे एक है ग्लौचुकायन राज्य पर ये आक्रमण करता है और इसको तो खैर बहुत आसानी से जीत लेता है। लेकिन उसके बाद जब इसने आक्रमण किया था पहले अशोकों पे, जिस समय यहाँ पे ये ग्लौचुकायन के ऊपर आक्रमण कर रहा होता है, तो वहाँ पे अशोक जो है वो विद्रोह कर देते हैं। अभी अशोकों के विद्रोह को दमन करने के लिए यहाँ से भेजता है अपने सेना नायकों को, और ये विद्रोह को दमन कर दिया जाता है। लेकिन अब ये पहुँचता है चिनाब नदी पार करके। अब ये झेलम के पार इसने ग्लौचुकायन को हरा दिया। अब ये पहुँचता है चिनाब नदी पार करके, ये पहुँचता है गंधारिस राज्य में। गंधारिस राज्य जो है वो शासक कर रहा, वहाँ पर जो शासक है वो पोरस का भतीजा, और ये पोरस का भतीजा जो है ये यहाँ से भाग जाता है, और ये गंधारिस राज्य भी सिकंदर के अधीन आ जाता है। और ये जितने राज्य जीत रहा है, ग्लौचुकायन और ये गंधारिस, या जितने भी राज्य उसके झेलम और चिनाब के बीच में आ रहे हैं, ये सारे के सारे किसको दे देता है? ये सारे के सारे वो पोरस के अधीन करता हुआ चला जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि पोरस जो है भले ही अपने युद्ध में हार गया, लेकिन फिर भी उसकी एक तरह से जीत होती है। जो उसका छोटा सा साम्राज्य था वो सिकंदर के अभियान के बाद काफ़ी बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, और एक छत्र शासन वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद कठ गणराज्य पहुंचता है, जहाँ के लोग इसको काफ़ी कड़ी चुनौती देते हैं, लेकिन आखिरी में वो परास्त हो जाते हैं। और ये कठ गणराज्य जो है ये पंजाब की लड़ाकू जाति है, ये पंजाब की लड़ाकू जनजाति है, और इसकी बहादुरी की प्रशंसा जो है वो एरियन ने भी की है। एरियन जो बाद में आता है, यूनानी लेखक है, एरियन ने इसकी प्रशंसा की है। इसके बाद सौभूति और फेगेला, इन 2 राज्यों को भी सिकंदर जीत लेता है, और इन सबको जो है पोरस के अधीन कर देता है। अब सिकंदर का प्रत्यावर्तन देखते हैं। वो व्यास नदी क्योंकि पहुंच गया, और व्यास नदी जैसे मैंने बताया आपको कि सीमा रेखा है किसकी, मगध शासक धनानंद की। और व्यास नदी पहुंचने के बाद जो साम्राज्य है इसका वो आगे इसके नहीं बढ़ पाता। उसके बहुत सारे कारण हैं। जो व्यास नदी है वो सिकंदर इसको अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमा बना देता है, क्योंकि इसके आगे बढ़ने से इसके सैनिक इनकार कर देते हैं। अब इसके सैनिक इनकार क्यों कर देते हैं? इसके सैनिक जो है इनकार करते हैं 3 कारणों से। पहला है थकान, दूसरा है घर से अधिक दिनों से दूरी, और व्यास नदी के पार मगध की शक्तिशाली राज्य। अब थकान जो है वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वीरों के साथ युद्ध किया है, उनके शरीर पे घाव हैं, और वो अपने जो पर्यावरण था, जो वो अपना यूरोप का पर्यावरण था, उससे दूर आ चुके हैं। यहाँ का पर्यावरण अलग है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। और ये युद्ध करते करते, क्योंकि 19 महीने करीब देखा जाए तो जो भारत में अभियान चला है सिकंदर को लगभग 19 महीने चला है, तो ये 19 महीने लड़ते लड़ते काफ़ी थक भी चुके हैं। तो इस थकान की वजह से ये आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। तो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न इनका है कि इनको घर से काफ़ी अधिक, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको सिकंदर को अभियान करते करते 19 महीने हो गए, तो घर से काफ़ी अधिक दूरी इनकी हो चुकी है, और इसकी वजह से इनको वापस जाने का एक अंदर से मन कर रहा है, मतलब होम सिकनेस जिसको हम बोलते हैं, होम सिकनेस होती है, दूसरा रीज़न है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है, जिसको इतिहासकार बोलते हैं, शायद ये एक्चुअल रीज़न यही था कि झेलम का जो युद्ध हुआ था उसमें सिकंदर ने पहले ही, और सिकंदर की सेना जो थी भले ही विजयी हुई, लेकिन उन्होंने भारतीय सैनिकों का जो साहस है वो देख लिया था कि किस तरह से उन्होंने यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए हैं, और प्रत्येक स्थान पर उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। जैसे हमने देखा कि उसका जो अभियान है, जितने भी उसके अभियान है शुरू से लेकर अभी तक, वो एक भी ऐसे नहीं हुए कि वो आसानी से कहीं पे उसको जीत हासिल हुई हो। तो अब उसने देखा कि जो व्यास नदी है उसके पूर्व की ओर नंदों का शक्तिशाली एक साम्राज्य है। तो यूनानियों ने नंदों की वीरता के बारे में भी सुन रखा था, उनकी संपत्ति और समृद्धि के विषय में उनको सब कुछ पता था पहले से। तो उनके मन में एक भय पैदा हुआ, हो सकता है उनके साथ किसी प्रकार की टक्कर लेने के लिए वो तैयार नहीं थे, इसलिए वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं उसके सैनिक। तो लौटने से पूर्व जो सिकंदर है वो व्यास नदी को अपनी सीमा अंकित करता है, और वहाँ पे 12 विशाल वेदियाँ बनवाता है, और उनकी यूनानी परंपरा से पूजा करता है। तो अब ये जो व्यास नदी है ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री, यानी कि जो पूर्वी सीमा है, सीमा रेखा है, वो बन जाती है। और व्यास और झेलम के बीच का संपूर्ण राज्य जो है ये पोरस को दे देता है, और झेलम से जो पश्चिम का राज्य है वो अंबी को दे देता है। तो इस तरह से जितने भी उसने राज्य जीते थे भारत में,
वो किसी तरह से भारत के शासकों के पास ही लौट आते हैं और लौटते समय झेलम के तट पर उसका सामना होता है मालव और शूद्रक गणराज्यों से। ये बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य है। मालव और शूद्रक गणराज्यों से उसका सामना होता है। वो उसको कड़ी चुनौती देते हैं, बहादुरी का परिचय देते हैं, लेकिन मतलब बहादुरी का परिचय इस हद तक देते हैं कि सिकंदर को घायल कर देते हैं तीरों से। लेकिन आखिरी में सिकंदर जो है पहले मालव को परास्त करता है और फिर शूद्रक को भी हथियार डालने पे मजबूर कर देता है। इस तरह से ये दोनों ही जनजातियाँ जो हैं, ये सिकंदर उन पे एक तरह से विजय प्राप्त कर लेता है लौटते समय। अब ये जो अभियान चल रहे हैं ये उसके वापस जाते समय है, यानी कि जो ये नदी है, ये नदी है रावी नदी, व्यास नदी, सॉरी, ये व्यास नदी है। ये व्यास नदी से वापस जा रहे हैं। ये कट है, यहाँ पे उसने अंतिम अपना अभियान किया था और अब ये वापस जा रहे हैं। वापस जाते समय ये उसी मार्ग से जा रहे हैं जिस मार्ग से आए थे। तो अब ये झेलम वापस पहुँच गए। अब झेलम के पास यहीं पे इनको सामना करना पड़ रहा है मालव और शूद्रक से। तो मालव, अब ये इसका पूरा का पूरा रिटर्निंग पाथ है। ये चिनाब से निकैया होते हुए, झेलम होते हुए, इंडस होते हुए नीचे आएगा। निचले सिंध, ये निचली सिंध घाटी है जहाँ पे ये बहुत सारे और भी इसके अभियान होंगे, जहाँ पे इसके विजय अभियान, आखिरी विजय अभियान जो है ये पटाला में होता है। पटाला से अब ये वापस जाएगा और ये वाला रूट लेते हुए ये पहुँचता है बेबीलोन, जहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। तो अब ये अभियान इसके क्या क्या हुए लौटते समय, मालव और शूद्रक गणराज्यों को इसने जीता। उसके बाद शिवी जो हैं, शिवी जातियाँ जो हैं ये बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देती हैं। लेकिन एक जाति का नाम आता है अगलस। ये अगलस जाति बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगलस जाति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपनी स्त्री और बच्चों को आग में झोंक देते हैं और खुद डटकर इसके सामने खड़े जाते हैं अलेक्जेंडर के। तो अब ये आग में झोंकने वाला, अगर आप देखें तो एक तरह से जौहर, राजपूतों का जो जौहर है उसका ये अग्रगामी माना गया है एक तरह से। और इसके बाद जो सिकंदर है ये सिंध के नीचे के भाग को जीतता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंध जो सिंधु घाटी है वहाँ पे ब्राह्मणों का राज्य था और उन्होंने इसका सबसे प्रबल प्रतिरोध किया। उन्होंने बोला कि विदेशियों का विद्रोह करना जनता का धर्म है और जितने भी नरेश थे जिन्होंने इसका साथ दिया विदेशी का, उसको वो अधर्मी बताते हैं सारे ब्राह्मण। और सभी विद्रोही जो है, लेकिन सिकंदर सभी विद्रोहियों को परास्त कर देता है। और इसके बाद सिकंदर पहुँचता है पाटल। ये पाटल महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पहुँचकर वो, जब पाटल पहुंचता है तो जितने नागरिक हैं वो इस पाटल को खाली करके चले जाते हैं और सिकंदर का ये अंतिम अभियान, अंतिम विजय है। तो पाटल उसकी अंतिम विजय है। लास्ट बैटल तो नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई, हालांकि उसने अधिकार कर लिया इस क्षेत्र पे। तो पाटल पे जब वो अधिकार कर लेता है, ये जगह है पाटल, ये अगर हम देखें तो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ेगी पाटल, सिंध नदी के किनारे, निचले सिंध घाटी में। अब ये पाटल से फिर ये वापस का रास्ता ले लेता है 325 ईसा पूर्व में। तो लगभग 19 महीने यहाँ पे रहता है। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर पाटल से यूनान की तरफ प्रस्थान करता है और जेड्रोशिया के रास्ते, जेड्रोशिया क्या है, एक रेगिस्तान है, ये है हमारा जेड्रोशिया। जेड्रोशिया के रास्ते जो है, ये जेड्रोशिया के रास्ते पहुँचता है बेबीलोन। इसके 2 वर्ष पश्चात मस्तिष्क के तेज ज्वर से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी अल्प आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार सिकंदर जो है वो एकमात्र ऐसा शासक हुआ है इतिहास में, मैं बात कर रहा हूँ इस समय वर्ल्ड हिस्ट्री की, मतलब विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जिसका जन्म यूरोप में हुआ, मरण एशिया में हुआ क्योंकि बेबीलोन एशिया में है, और अंतिम संस्कार इसका अफ्रीका में होता है सिकंदरिया नाम के शहर में। तो एकमात्र ऐसा शासक है जो 3 कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब यूनानी आक्रमण के अगर हम प्रभाव देखें कि किस तरह से हमने देखा था, इससे पहले ईरानी आक्रमण के भी बहुत सारे प्रभाव हमने पढ़े थे। विदेशी आक्रमण होते हैं तो बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक रूप में भी, राजनीतिक रूप में, और इस बार प्रशासनिक रूप में भी होता है। तो जो यूनानी आक्रमण है, अब प्लूटार्क बोलता है, प्लूटार्क एक यूनानी लेखक है, सिकंदर के कुछ बाद आता है, तो प्लूटार्क बोलता है कि यदि सिकंदर का भारत पर आक्रमण ना होता तो यहाँ बड़े बड़े नगर नहीं बसते, क्योंकि हमने देखा किस तरह से नगर बसाए, निकैया बसाया, बेकुफेला बसाया, इस तरह से। और जूलियन बोलता है सिकंदर ने ही भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। हालांकि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हड़प्पा की खोज के साथ एकदम गलत सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हड़प्पा में हमने देखा 9 बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। किस तरह से हमने देखा, पहले पढ़ा था हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, ये बड़े बड़े एक नगर थे और सभ्यता बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थी। अपने ज़माने में मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी ज़्यादा उसको उत्कृष्ट माना जाता था। और इसके बाद हम देखते हैं जो द्वितीय नगरीकरण जिसको हमने बोला है, जो महाजनपद काल में होता है, लोहे के आविष्कार के साथ जब हम देखते हैं द्वितीय नगरीकरण हुआ, उसमें भी बहुत बड़े बड़े नगरों की स्थापना होती है, जैसे कौशाम्बी है, काशी है, पाटलिपुत्र है। तो ये जो इनके स्टेटमेंट हैं यहाँ से गलत सिद्ध हो जाते हैं। तो ये इफेक्ट, हालांकि यूनानियों ने बोला है, लेकिन ये ऐसा इफेक्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारतीयों को पहले से नगर बसाने के बारे में पता था और उनको सभ्यता का भी ज्ञान था। सिकंदर के आक्रमण से भारतीय इतिहास के निश्चित तिथिक्रम युक्त इतिहास का प्रारंभ होता है। ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि अब आप याद कीजिए, मैंने आपको एक डेट बताई थी 326 ईसा पूर्व।
326 BC एक डेट बताई थी, 326 ईसा पूर्व, जो सिकंदर ने जिस समय आक्रमण किया है भारत में, ये वो तिथि है। और इस तिथि को एक निश्चित तिथि क्रम माना गया है। यहाँ से जितना भी इतिहास लिखा जाएगा आगे का, वो एक निश्चित तिथि क्रम युक्त इतिहास है। तो ये तिथि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिकंदर ने जो आक्रमण किया उस तिथि को एक मानक माना गया है एक तरह से, तो ये कुछ हद तक एक प्रभाव मान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें HC राय चौधरी सर की, HC राय चौधरी सर बोलते हैं कि जिस प्रकार वेलेक्स के नेतृत्व में इंग्लैंड संगठित हुआ, उसी प्रकार सिकंदर के आक्रमण से उत्तर पश्चिम जो भारत है उसके छोटे छोटे राज्य समाप्त हुए और यहाँ पे भारतीय एकता को बल मिला। मतलब इसने एक तरह से जो वेस्टर्न फ्रंट था इंडिया का, जो पश्चिम उत्तर प्रांत था, वहाँ पे यूनिटी पैदा कर दी, एक तरह से एकता पैदा कर दी। क्योंकि जो छोटे छोटे 28 गणराज्य जो बताए थे HC चौधरी साहब ने, अब वो केवल 6 प्रांतों में विभक्त होकर रह जाते हैं। और एरियन इन 6 प्रांतों को बताता है कि इन 6 भागों में जो 3 भाग हैं वो पश्चिम भाग हैं, जिसको उसने यूनानी शासकों के अंतर्गत रखा था सिकंदर ने, और जो 3 पूर्वी भाग थे वो भारतीय थे, उनको भारतीय शासकों के अंतर्गत रखा गया। जैसे शशिगुप्त को उसने एक जगह नियुक्त किया, अम्भी को किया, पोरस को किया। तो उत्तरापथ की अगर हम बात करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका इफेक्ट रहा है। उत्तरापथ में बहुत सारी यूनानी उपनिवेश नगर स्थापित हुए। जैसे झेलम के तट पे मैंने बताया आपको, उसने बेकूफला नाम का एक नगर बसाया था। पोरस के साथ जहाँ युद्ध हुआ वहाँ पर उसने निकैया नाम का नगर बसाया था। और काबुल के निकट उसने अलेक्जेंड्रिया नगर बसाया। अलेक्जेंड्रिया प्रथम बोलते हैं इसको, अलेक्जेंड्रिया प्रथम बोला गया है क्योंकि उसने और भी 2-3 अलेक्जेंड्रिया नाम के नगर बसाए थे। एक उसने चेनाब और सिंधु नदी के बीच बसाया, और तीसरा उसने बसाया पंजाब की नदियों के संगम में। तो पंजाब की जो 5 नदियाँ जहाँ पे संगम इनका होता है, वहाँ पे उसने एक अलेक्जेंड्रिया नाम का नगर बसाया, जिसको अलेक्जेंड्रिया थर्ड बोला गया है। और दूसरा उसने बसाया था चेनाब और सिंधु के बीच। तो अगर हम देखें अब ये जो नगर बसा रहा है पश्चिम उत्तर प्रांत में, और सिल्क रूट की हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करेंगे कनिष्क के समय हम बात करेंगे, उत्तरापथ की बात करेंगे, तो उत्तरापथ में कनिष्क ने वहाँ पे वर्चस्व कायम किया था। जिस समय रेशम जो था, जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर कनिष्क का एक एकाधिकार टाइप का हो गया था। तो ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे नगर की स्थापना वहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी थी अलेक्जेंडर के टाइम पे। इन नगरों से वाणिज्य को काफ़ी ज़्यादा बल मिलता है, क्योंकि जब सिकंदर के आक्रमण होते हैं तो वो जिस तरह से जिस लैंड रूट को लेता है, और ऑलरेडी उसने अपना जो उसका एक नेवल ऑफिसर था जिसका नाम था, मैंने आपको पहले बताया, नियार्कस। तो ये नियार्कस को भेजता है एक जल मार्ग खोजने के लिए फारस की खाड़ी से सिंध नदी के मुहाने तक। तो अब ये क्योंकि एक नया जल मार्ग मिल जाता है भारतीयों को, और जो इसने स्थल से जो आक्रमण किए तो 3 नए स्थल मार्ग खुल जाते हैं, एक नया जल मार्ग भी खुल जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो वाणिज्य है, जो यहाँ पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो ज़्यादा फ्लरिश होने लगता है। और यहाँ से जितना भी सूती कपड़ा है अधिकतर, और जितने ही मसाले हैं, वो एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं इन रास्तों से। और इन्हीं रास्तों को आगे चल के जब हम पढ़ेंगे, अपना मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से अरब का यहाँ पे आधिपत्य होता है, और आगे चल के वास्को ड गामा को एक अलग लैंड सी रूट खोजना पड़ जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स इतना ज़्यादा विख्यात हो जाता है, इंडिया के जो सूती कपड़े इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं यूरोप में, कि आगे चल के प्लिनी जो आता है, प्लिनी ऐसा बोलता है, उसके वृतांत में ऐसा लिखा गया है कि भारत के जितना भी सूती वस्त्र है वो यूरोप में पहना जाता है, यूरोप के लोग उसको पसंद करते हैं, और जितना भी सोना है दुनिया भर का, वो सारा का सारा भारत में आके ऐसे गिर जाता है जैसे नदियाँ जाके महासागर में गिरती हैं। तो इस तरह से जो भारत है उसको सोने की चिड़िया जो हम बोलते हैं, जो इतिहास में बोला गया है, वो उसकी शुरुआत इसी समय से होती है, और भारत को काफ़ी ज़्यादा इसका लाभ मिलता है, इस पूरे वाणिज्य का, इस पूरे ट्रेड का। और जो मकरान और फारस की खाड़ी के जिसने बारे में जो इसके जितने अभियान हुए इसके बारे में जो पता चला, उससे विश्व का भी भौगोलिक ज्ञान में काफ़ी वृद्धि होती है, विश्व के भौगोलिक ज्ञान में। लेकिन रोमिला थापर मैम जो हैं वो क्या बोलती हैं कि सिकंदर के जो आक्रमण थे उनका सर्वाधिक उल्लेखनीय परिणाम ना तो राजनीतिक था, ना सैनिक था, ना प्रशासनिक था, बल्कि उनका सर्वाधिक महत्व ये था कि वो अपने साथ सिकंदर जो है वो कुछ ऐसे यूनानियों को लाया था जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया। जैसे उसके साथ जो यूनानी आए थे, नियार्कस जो मैंने बताया आपको, उसको नेवल ऑफिसर था। इसके अलावा अरिस्टोबुलम है, ऑनेसिक्रेट्स है, टॉलमी है, पेडिकस है और सेल्यूकस है। ये भारत के बारे में लिखते हैं, और हमको इनके विवरण से ही सिकंदर के आक्रमण की जानकारी मिलती है, क्योंकि कोई भी भारतीय स्रोत, हिंदू, बौद्ध या जैन कोई भी हो, वो सिकंदर के आक्रमण की जानकारी हमको नहीं देता। अब ये जो यूनानी लेखक हैं, इन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व को प्राचीन भारत के विषय में वास्तविकता का ज्ञान करवाया एक तरह से। तो इस तरह से रोमिला थापर मैम का ये कथन है, और ये जो प्रभाव आया
कि विश्व को पता चला भारत के बारे में, वो केवल और केवल इसी वजह से हुआ कि सिकंदर ने यहाँ पे आक्रमण किया और उसके साथ बहुत सारे यूनानी लेखक आए जिन्होंने लिखा और जिन्होंने विश्व को बताया। अब जैसे हमने पहले भी देखा है, हेरोडोटस काफ़ी कुछ लिखता है भारत के बारे में, लेकिन हेरोडोटस जो है वो कभी भी खुद भारत नहीं आया होता है। उसने केवल वही चीज़ लिखी होती है जो उसको सुनाई पड़ता है, जो उसको पता चलता है, जो जितने भी यात्री आते हैं उनसे। लेकिन अब ये क्योंकि ये खुद आए थे, इन्होंने आंखों देखा वृतांत लिखा है, इन्होंने भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन उसके बारे में लिखा है, किस तरह से सैन्य अभियान करते हैं उसके बारे में लिखा है, हाथियों के बारे में लिखा है, बहुत सारी जानकारी दी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मुद्रा प्रणाली में भी भारतीयों ने यूनानियों से काफ़ी कुछ सीखा है, क्योंकि अभी तक जो भारतीय मुद्राएं थीं वो बेडोल थीं, सुंदर नहीं थी ज़्यादा, और उनमें लेख नहीं होते थे, लेख विहीन होती थी। लेकिन यूनानी प्रभाव के अंतर्गत एक जगह है सौभूति, जिसको यूनानियों ने जीता, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, सौभूति। वहाँ के राज्य से हमको मुद्राएं जो मिली हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यूनानियों का प्रभाव देखने को मिलता है उन मुद्राओं पे, और वो नई प्रकार की हैं थोड़ी। तो सौभूति के जो चांदी के सुंदर सिक्के मिले हैं उन पर यूनानी लेख उत्कीर्ण मिला है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं एकदम निश्चित रूप से कि यूनान का भारतीय मुद्रा कला पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा। और मुद्रा कला के बाद अगर हम बात करें तो विशाल राज्यों को प्रांत में बांटकर शासन की व्यवस्था स्थापित करना, यानी कि प्रशासनिक ढांचे पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसका प्रभाव छोड़ा। और उसके बाद कला के अगर हम बात करें तो गांधार कला, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, गंधार और मथुरा कला, अमरावती कला, 3 तरह की कलाएं पढ़ाई हैं। तो गंधार कला पे हम देखते हैं कि यूनानी प्रभाव है किस तरह से, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि क्योंकि गंधार कला जो है वो कनिष्क के समय में बहुत ज़्यादा फलीभूत होती है, तो ये जो दूसरा यूनानी आक्रमण होगा मौर्य वंश की स्थापना के बाद, हो सकता है ये उसका परिणाम हो। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, देख कर मानते हैं अलेक्जेंडर के अभियानों के साथ ही। इसके अलावा नक्षत्र विज्ञान पर भी यूनानी प्रभाव हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यूनानी वर्ड होरोस्कोप संस्कृत में होरा शास्त्र हो जाता है और इसका अर्थ है फलित ज्योतिष। दोनों सभ्यता के दार्शनिकों का भी एक दूसरे पे काफ़ी प्रभाव है। जितने फिलोसफर्स हैं वो ग्रीक फिलोसफर्स का इंडियन फिलोसफर्स के ऊपर और इंडियन फिलोसफर्स का ग्रीक फिलोसफर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमको यहाँ से प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय दर्शन पर भी पाइथागोरस के दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और मेगास्थनीज एक चीज़ बताता है हमको, उसके अनुसार मंडन ऋषि एक भारतीय दार्शनिक हुए, इन्होंने सिकंदर को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था, मंडन ऋषि ने। और जो सिकंदर है उन्होंने सिकंदर ने ये जो ऋषि हैं इनको आमंत्रित किया था कि सिकंदर से आके मिलें, लेकिन ये जो ऋषि हैं ये कहलवा भेजते हैं कि सिकंदर मेरा सिर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों से हमें दिखता है कि किस तरह से दार्शनिक एक दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है। और सिकंदर जो है ये भारतीय दार्शनिक, नाम एक आया है कालानास, ये महत्वपूर्ण है। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे उल्टे सीधे नाम ज़रूर आते हैं नेट के एग्ज़ाम में, अगर हम बात करें तो ये ज़रूर नोट कर लीजिए। कालानास नाम का एक दार्शनिक है जिसको सिकंदर अपने साथ ले जाता है, लेकिन इनकी काबुल में समाधि बन जाती है और ये समाधिकरण काबुल में इनका हो जाता है। परंतु इन सभी प्रभावों के बावजूद अगर हम देखें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो मूल था वो पूर्णतः प्रभावित रहा और यूनानी तत्वों का इसमें समावेश अवश्य हुआ है, लेकिन भारतीय सभ्यता का यूनानीकरण नहीं हुआ। अब ये भारत की सभ्यता की एक अलग ही तरह की एक खूबी है कि जितने भी इस पर फॉरेन इन्वेजन होते हैं, जितने भी इसमें विदेशी आक्रमण होते हैं, उनके जितने भी तत्व हैं, जितने उनके प्रभाव हैं, वो यहाँ पे सभ्यता में सम्मिलित ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता अपनी मूलभूत ढांचे को बना के रखती है और उन भारी सभ्यताओं की जितनी विशेषताएं हैं उनको अपने अंदर समावेश कर लेती है और एक अलग तरह की सभ्यता उभर के सामने आती है। लेकिन यहीं पे हमारे एक इतिहासकार हैं स्मिथ साहब, ये कॉलोनियल हिस्टोरियन है स्मिथ साहब। इनका कहना यह है कि सिकंदर का जो आक्रमण था ये एक युगांतकारी घटना ज़रूर थी, लेकिन इसने पूर्व और पश्चिम की दीवार को अवश्य तोड़ा, लेकिन वास्तव में ये एक अभियान, एक चढ़ाई बनकर रह गया और इस पर ऐसा कुछ ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर छोड़ा नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा सत्य प्रतीत नहीं होता। जैसे हमने देखा बहुत सारे प्रभाव हैं, मेगास्थनीज ने बताया दार्शनिकों के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे और भी प्रभाव हैं। बहुत सारे नगरों की स्थापना हुई, वाणिज्य को प्रभाव बल मिला और यहाँ पे इतिहास लेखन की अलग तरह से एक पद्धति शुरू हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रभाव पड़े, जैसे प्रांतों में बांट के प्रशासनिक इकाइयों को बना के किस तरह से प्रशासन में सुधार आया और तिथि को भी एक बल मिला, एक निश्चित तिथि क्रम युक्त इतिहास प्रारंभ होता है। तो ये आज का लेक्चर था मेरा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।